हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर रहे हैं आईपीएससी के लिए। उसमें अगला टॉपिक कवर करेंगे जो है साइबर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। भारत के साइबर सिक्योरिटी के क्या चैलेंजेस हैं और हमारा करंट स्टेटस क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेरा 7वां वीडियो है फ्री क्रैश कोर्स में। इससे पहले 6 वीडियो आ चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ पहले आप उनको देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। हम 30 मार्क्स टारगेट कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे में, और उसमें ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। देखो, साइबर सिक्योरिटी तो एक बहुत बड़ा वर्ड है। इसमें बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे साइबर एस्पियोनाज। एस्पियोनाज मतलब होता है स्पाइंग करना। तो साइबर एस्पियोनाज में इंटेलिजेंस गैदरिंग किया जाता है या डेटा थेफ्ट किया जाता है। ऐसे साइबर वॉरफेयर में दूसरे कंट्री के जो कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन नेटवर्क हैं उनको डैमेज कर दिया जाता है। साइबर क्राइम होता है, जैसे कंप्यूटर या नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क का इस्तेमाल करके अगर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी को अंजाम देना, तो उसे साइबर क्राइम बोलते हैं। या फिर साइबर टेररिज्म, जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, एक स्टेट पॉलिसी का हिस्सा होता है, और इसमें किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर प्रोग्राम, डेटा वगैरह की मदद से वायलेंस करवाई जाती है। तो कई सारे टर्म्स इनमें मिलते जुलते हैं, जो आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो। अब हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट। तो आपको इसमें यह मेंशन करना है कि कोविड की वजह से, यानी कि पेंडेमिक की वजह से क्लाउड एडॉप्शन बढ़ रहा है, राइट। वर्क फ्रॉम होम बढ़ रहा है, ये तो आपको पता होगा। लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो वर्क फ्रॉम होम कैसे करते हैं? डिजिटली तो करते हैं, यानी कि क्लाउड एडॉप्शन भी बढ़ रहा है इंडिया में। इस वजह से भी साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस मैग्नीफाई हो रहे हैं। तो हम डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया हो चुका है आज बहुत मायनों में, और बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हुए जिनकी वजह से डिजिटलाइजेशन बहुत स्ट्रांग हुआ। जैसे अगर नीति आयोग की माने तो डीमोनेटाइजेशन एक ऐसा इवेंट था 2016 में, 8 नवंबर 2016, जिसकी वजह से डिजिटल एडॉप्शन भारत में बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि उससे एक डिजिटाइजेशन पुश मिला, राइट। और समस्या ये होती है जब हम डिजिटाइजेशन पुश करते हैं, यानी कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो डिजिटल एडॉप्शन बहुत कम टाइम में करती है। जैसे जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो लोगों ने मोबाइल वॉलेट इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था, बहुत जल्दी सीखना पड़ा लोगों को ये सब। तो जब इतनी जल्दी अडॉप्ट करना पड़ता है जनता को, तो जनता कर तो लेती है काम, लेकिन उसके बारे में लिटरेट नहीं हो पाती। दूसरी बात, जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि इतनी सारी जनता एकदम से डिजिटल पे आ गई है, तो उसकी वजह से जो बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता। क्योंकि हमारा, जैसे आप इमेजिन करिए, आपकी कोई कंपनी है और आप मोबाइल ऐप बना रहे हैं, ठीक है। अब मोबाइल ऐप आपको लॉन्च करनी है, लॉन्च करते ही ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ गया, तो ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपका ध्यान सिर्फ यूज़र एक्सपीरियंस पर रहेगा कि जिन्होंने मोबाइल ऐप को डाउनलोड करा है उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहे। आप जो ऐप में बारीकियां हैं उन पे ध्यान उतना नहीं दे पाएंगे। आप उसकी साइबर सिक्योरिटी के बारे में, ऐप हैक ना हो जाए, और जो दूसरे क्रिटिकल बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप नहीं कर पाएंगे। और यही चीज़ इंडिया के साथ हुआ, ठीक है, कि इतनी सारी पॉपुलेशन ने एक साथ डिजिटल एडॉप्शन कर लिया कि वो क्रिटिकल बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया। आज हम आधार कार्ड, माई GOV, ये सब हमारे डिजिटल इनिशिएटिव हैं। डिजिटल आधार, गवर्नमेंट ई-मार्केट, बहुत सारे गवर्नमेंट के पोर्टल हैं, ठीक है। पोर्टल और वेबसाइट और पोर्टल में क्या फ़र्क होता है? एक ही बात है, बस पोर्टल एक खास काम के लिए वेबसाइट होती है, ठीक है। वेबसाइट तो एक जनरल टर्म हो गया, पोर्टल हम किसी डेडिकेटेड चीज़ के लिए बनाते हैं। तो गवर्नमेंट ई-मार्केट, बहुत सारे पोर्टल आ गए हैं आजकल, और अगर आप ये देखेंगे सरकारी पोर्टल्स वगैरह, तो ये बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। डिजी लॉकर, भारत नेट वगैरह, तो ये हमारा एक डिजिटल इंडिया पुश है, और यहाँ पे इसलिए चैलेंजेस मैग्नीफाई हो जाते हैं। भारत आज के समय में चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है स्मार्ट डिवाइसेस का, और दूसरा सबसे ज़्यादा नंबर दुनिया में इंटरनेट यूजर्स का चाइना के बाद इंडिया में है। अब आते हैं सबसे पहले सवाल पे कि भारत इतना वल्नरेबल क्यों है साइबर सिक्योरिटी को लेकर। साइबर सिक्योरिटी को लेकर हम इतने वल्नरेबल क्यों हैं, देखते हैं, इसके रीजंस देखते हैं। सबसे पहले तो कि डिजिटल इलिटरेसी भारत में बहुत है। अगर हम एक सिटीजन के एंगल पे बात करें, भारत में ज़्यादातर जो सिटीजन हैं उनकी जो नॉलेज है साइबर सिक्योरिटी को लेके, वो एंटीवायरस इंस्टॉल करने तक सीमित है, उससे ज़्यादा उन्हें कुछ नहीं पता। तो डिजिटल इलिटरेसी की वजह से जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, संवेदनशील हैं साइबर फ्रॉड को लेकर, साइबर थेफ्ट को लेकर। भारत में जो डिवाइसेज हैं वो सब स्टैंडर्ड हैं, हमारे पास एडिक्वेट सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दूसरी बात, भारत में बहुत सारे लोग अनलाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं।
जैसे आपने देखा होगा कि विंडोज़ जो यूज़ करते हैं लोग प्रॉपर विंडोज़ नहीं खरीदते, क्योंकि एक प्रॉपर विंडोज़ सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत महंगा आता है। तो लोग क्या करेंगे, पायरेटेड सीडी और ये सब इनसे काम चलाएंगे, या जो दूसरे सॉफ्टवेयर भी हैं वो अनलाइसेंस यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोग तो इनफैक्ट एंटीवायरस भी पे नहीं करते, वो भी सीडी वगैरह से इंस्टॉल कर लेते हैं। तो अनलाइसेंस सॉफ्टवेयर और अंडर पेड लाइसेंसेस की वजह से भी उनके जो सिस्टम्स हैं वो काफ़ी वल्नरेबल हैं। फिर साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा रिपोर्ट नहीं होते, क्योंकि लोगों की प्रायोरिटी में नहीं आता कभी भी। साइबर सिक्योरिटी जो है वो कभी भी प्रायोरिटी में नहीं आता। तो अगर मान लीजिए आप अपना कोई कंप्यूटर खरीदते हैं, तो उस पर आप और पैसा खर्च कर देंगे बाकी चीज़ों पे, कंप्यूटर का अच्छा कवर लगवाएंगे आप, दूसरी चीज़ें उन पे खर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि आप एक महंगा एंटीवायरस, अच्छा एंटीवायरस ले लो, तो उस पर खर्च करते हुए आप थोड़ा सा सोचेंगे। तो लोगों की प्रायोरिटी में नहीं आता और लोग उसको उतना ज़्यादा रिपोर्ट भी नहीं करते, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं रिपोर्ट करना कैसे है। अगर कोई साइबर क्राइम है तो आपको रिपोर्ट कैसे करना है उसकी जानकारी भी लोगों को नहीं है। ज़्यादातर लोग तो कभी किसी साइबर पुलिस स्टेशन के में या तो गए नहीं, या उनको पता भी नहीं कि साइबर पुलिस स्टेशन भी होते हैं। दूसरी बात, भारत में जितने सिस्टम्स और प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हैं। और जैसा मैंने आपको एक बताया था कि भारत में एक्सेलरेटेड डिजिटल एडॉप्शन हुआ है ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इवन कोविड के समय में अगर आप देखें तो डिजिटल एडॉप्शन बहुत तेज़ी से हुआ है। और अगेन सेम प्रॉब्लम, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग अबाउट साइबर सिक्योरिटी। तो ये कुछ रीजंस हैं जो बहुत क्रिटिकल हैं। उसके बाद नई टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन भारत में काफ़ी स्लो है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग वगैरह जो हमें काफ़ी हद तक साइबर सिक्योरिटी हमारा मजबूत कर सकती हैं, साइबर अटैक से बचा सकती हैं, उनका एडॉप्शन इंडिया में काफ़ी कम है। जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है हमारी बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे। जैसे हमारी जो पूरी मोबाइल क्रांति आई थी भारत में, वो पूरी चाइनीज़ मोबाइल के ऊपर आई थी, राइट। अब चाइना ने उन फोन्स में क्या डाल के दिया है, उन पे स्पाइंग कंसर्न तो नहीं है, उसके बारे में हम काफ़ी देर से जागे हैं। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि 5G टेस्टिंग हुआ भी करना चाहता है, या दूसरी चाइना की कंपनी करना चाहती है, तो अब हम परमिशन नहीं दे रहे हैं। लेकिन वो जो समय था आज से 3 साल पहले का, जब 3-4 साल, पिछले 10 सालों में इनफैक्ट मैं कहूँगा ज़्यादातर भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी रही है, दूसरे देशों से हमने खरीदे हैं। भारत ने कोई अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी साइन नहीं की हुई है इसमें। ग्लोबल स्टेज पे भारत काफ़ी मीक रहता है, काफ़ी चुप रहता है साइबर सिक्योरिटी को लेकर। इनफैक्ट एक ही कन्वेंशन है, बुदापेस्ट कन्वेंशन, जो एकमात्र इंटरनेशनल कन्वेंशन है साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में। इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी, भारत ने उसको साइन नहीं किया। साइन क्यों नहीं किया इसका रीज़न बताता हूँ। देखो, बुदापेस्ट कन्वेंशन को साइन इसलिए नहीं किया क्योंकि भारत ये कहता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका है और जो दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने जब बुदापेस्ट कन्वेंशन का ड्राफ्ट तैयार किया तो उसमें डेवलपिंग कंट्रीज से सलाह नहीं ली। एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो कंसल्टेशन है डेवलपिंग कंट्रीज के साथ वो नहीं किया। दूसरा रीज़न ये है कि इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो भारत की सॉवरेनिटी को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें यह है कि मान लीजिए जो पुलिस वगैरह के सर्वर हैं वो शेयर किए जाएंगे, इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। तो ये सब जो चीज़ें हैं इन पे कहीं ना कहीं हम अभी विचार कर रहे हैं कि क्या हमें दूसरे कंट्रीज़ को इतना अधिकार देना है कि हम हमारे जो नेटवर्क्स हैं या हमारी जो खुफिया इन्फॉर्मेशन है या जो पुलिस इन्फॉर्मेशन है वो उनके साथ शेयर करें। तो इन सब कंसर्न्स के चलते भारत ने बुडापेस्ट कन्वेंशन को साइन नहीं किया है, जो एकमात्र इंटरनेशनल कन्वेंशन है साइबर सिक्योरिटी के लिए। फिर हमारी जो एडॉप्शन है वो बहुत पुअर है साइबर सिक्योरिटी को लेकर। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसको अप्रूवल मिल गया था कैबिनेट से 2013 में, लेकिन भारत में जो NCCC नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर ने काम करना स्टार्ट किया वो 2018 में, यानी 5 साल लग गए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर को अप्रूवल से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक। फिर भारत में बहुत सारी एजेंसी हैं जो साइबर सिक्योरिटी के लिए काम करती हैं, जैसे नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO। ये टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है हमारी, 2004 में सेटअप की गई थी। और इसके अंडर एक और छोटी सी एजेंसी है जिसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिप्टोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर जिसकी मैंने बात की थी। फिर CERTIN, ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये। और ये भी एक नेशनल एजेंसी की तरह काम करता है, इंचार्ज ऑफ साइबर सिक्योरिटी। फिर साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिवीजन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। और फाइनली डिफेंस साइबर एजेंसी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करती है। लेकिन इन सब एजेंसीज के बीच में एक कोऑर्डिनेशन एक बहुत बड़ा इशू है विद रेस्पेक्ट टू साइबर सिक्योरिटी। फिर इन एजेंसीज के पास जो सॉफ्टवेयर और ये सब चीज़ें हैं वो भी हम दूसरे कंट्रीज़ के यूज़ कर रहे हैं, हमारे खुद के नहीं हैं, राइट। ये जो एजेंसी सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, वो फॉरेन है सारे, हमारे नहीं है। इससे पता चलता है साइबर के मामले में इनोवेशन में भी अभी हमें काफ़ी लंबी दूरी तय करनी है। अब मैं आता हूँ गवर्नमेंट डेटा, जो आपको अपने आंसर में लिखना है।
ऑफिशियल गवर्नमेंट डेटा लिया है मैंने, प्राइवेट एजेंसीज का नहीं लिया है। सो सबसे पहले बात करते हैं सरकारी डेटा, जो 2019 में भारत में कितने अटैक हुए, 3.94 लाख साइबर अटैक हुए हैं भारत में। 3.94 लगभग 4 लाख साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस हुए हैं, ये सरकारी डेटा कहता है। इनफैक्ट CERT-IN की जो रिपोर्ट है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, उसका डेटा ये बताता है कि 2017 से 2019 यानी 3 साल के समय में 336 सरकारी वेबसाइट हैं जो हैक हुई। इनमें सेंट्रल मिनिस्ट्री, केंद्रीय मंत्रालयों की, विभागों की और राज्य की सरकारों की 336 वेबसाइट हैक हुई हैं 3 साल में इंडिया में। नेस्कॉम की डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया रिपोर्ट है 2019, वो बताती है कि 2016 से 2018 में भारत में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा साइबर अटैक हुए पूरी दुनिया में। फिर 22 सितंबर 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने एक रिटर्न रिप्लाई में लोकसभा को लिख के दिया कि इस साल मतलब जनवरी से अगस्त 2020 तक सिर्फ 8 महीनों में भारत में 7 लाख साइबर अटैक हुए थे। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT ने लोकसभा को रिटर्न रिप्लाई में लिख कर दिया। एक IBM की लेटेस्ट रिपोर्ट है डेटा ब्रीच रिपोर्ट, ये इंडिया के बारे में ये कहती है कि भारत की कंपनियों ने ऑन एन एवरेज, एक कंपनी ने 14 करोड़ रुपए जो हैं उसका नुकसान उठाया डेटा ब्रीच की वजह से 2020 में। भारत की एक कंपनी ने मतलब एवरेज निकाली है इन्होंने, जितना भारत का नुकसान हुआ है साइबर ब्रीच की वजह से, तो हर कंपनी का जो एवरेज आया है वो 14 करोड़ आया है, यानी 140 मिलियन रुपीज। ये 2009 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 10% ज्यादा है। फिर डेटा ब्रीच के कारण इन्होंने जो बताए हैं वो 50% से ज्यादा है मलिशियस अटैक और 26% है सिस्टम ग्लिच। एक एग्जांपल आपको और देता हूं कि हमारी जो नॉलेज है वो साइबर अटैक को लेके इतनी लिमिटेड कैसे है। आप किसी से भी पूछेंगे साइबर अटैक क्या होता है, तो उसका ध्यान सिर्फ उसी पे जाएगा, कंप्यूटर का डेटा निकाल लेना, या मान लीजिए थोड़े पैसे वगैरह किसी के चुरा लेना, पेटीएम वगैरह पे या किसी मोबाइल वॉलेट पे फ्रॉड कर देना। लेकिन क्या आप जानते हैं आज के जो साइबर अटैक हैं वो कितने सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं? इसका एग्जांपल देता हूं। नॉर्थ कोरिया का एक मालवेयर पकड़ा गया D-Track के नाम से। ये भारत में कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक हुआ था 2020 में। सो ये भी आपको मेंशन करना है। तो आज के जो साइबर अटैक हैं वो पावर आउटेज कर देते हैं, पावर स्टेशंस पे हमारे अटैक करते हैं। फिर एयर ट्रैफिक केओस, आप जानते हैं हमारा जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है पूरा का पूरा कंप्यूटराइज्ड होता है, राइट? तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल आप सोचिए अगर उसमें कोई वो हो जाए तो हमारी जो एविएशन सिक्योरिटी है उसका क्या होगा। और न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह भी शट डाउन कर सकते हैं। आपको याद होगा स्टक्सनेट नाम का एक वायरस था जिसने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक किया था 2018 में। तो ये उसी की याद दिलाता है, नॉर्थ कोरिया का जो D-Track नाम का मालवेयर है जिसने इंडिया के कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो तमिलनाडु में है उस पर अटैक किया था। अब भारत में जो छोटे और मीडियम बिजनेसेस हैं वो डिजिटल हो रहे हैं, और छोटे और मीडियम बिजनेसेस जो होते हैं ये ऑलरेडी कैश ट्रैप्ड होते हैं, इनके पास कैश ज्यादा नहीं रहता, तो इनका साइबर सिक्योरिटी पे स्पेंड करना एक डिफिकल्ट हो जाता है काफी। तो MSMEs को खास तौर पे बहुत ज्यादा जागरूक रहना पड़ेगा सिक्योरिटी को लेकर, साइबर सिक्योरिटी को लेकर। बड़ी कंपनियां तो फिर भी इन्वेस्ट कर देती हैं, लेकिन जो छोटे बिजनेसेस हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं रहता, और वो भी सारे आजकल डिजिटल हैं छोटे बिजनेसेस, तो वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं, ये कहती है कैस्परस्काई रिपोर्ट। रशिया का एक एंटीवायरस है कैस्परस्काई। तो कैस्परस्काई रिपोर्ट ने कहा है ये कि भारत में जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हैं वो काफी ज्यादा वल्नरेबल हैं। उसके बाद भारत में हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज पे बहुत सारे साइबर अटैक देखे गए, जैसे कि डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी और लुपिन फार्मास्यूटिकल पे अटैक हुआ था 2020 में। और इनफैक्ट बहुत सारी एजुकेशन कंपनियों पे भी डेटा ब्रीच हुआ है, जैसे अनअकैडमी और वाइट हैट जूनियर। इन कंपनीज में जो यूजर डेटा है वो निकाल के डार्क वेब पे बेच दिया गया, डार्क वेब पे, राइट, यूजर डेटा निकाल के बेच दिया गया। इसके अलावा रैंसमवेयर अटैक बढ़ रहे हैं भारत के अंदर। तो फॉर एग्जांपल मेज, क्लॉप, नेफिलमी और नेट वॉकर जैसे रैंसमवेयर हैं, इन्होंने भारत की इन सब इंडस्ट्रीज पे अटैक किए हैं। इनका जो मेन टारगेट है वो रहता है फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज, ऑयल ड्रिलिंग सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल, कमोडिटी, ऑटोमोटिव सप्लाईज, मैन्युफैक्चरिंग एटसेट्रा। तो इन सब कंपनियों पे भारत में रैंसमवेयर अटैक्स लगातार बढ़ रहे हैं और 2021 में भी ये बढ़ेंगे। फिर कुछ आप नोटेबल साइबर अटैक्स लिख सकते हैं अपने आंसर में। ये पिछले 4 साल में सबसे बड़े अटैक जो हुए हैं वो यहाँ पे हैं। जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ था, फिशिंग अटैक हुआ था ईमेल का, $171 मिलियन का लॉस हुआ था UBI को। उसके बाद वोनाक्राई रैंसमवेयर अटैक हुआ था जो वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश के में हुआ था। उसके बाद बिग बास्केट कंपनी में डेटा ब्रीच हुआ था 2 मिलियन यूजर से ज्यादा का। हल्दीराम में जो है रैंसमवेयर अटैक हुआ था। फिर मई 2020 में ट्रू कॉलर पे 4 करोड़ भारतीयों का जो डेटा है वो डार्क वेब पे किसी ने निकाल के बेच दिया था। तो ये कुछ नोटेबल साइबर अटैक है इंडिया में। उसके बाद सोल्यूशंस पे आते हैं।
ये आपके आंसर का की पॉइंट होना चाहिए और इससे आपको एंड करना है हमेशा हमेशा सोल्यूशन बता के। तो सोल्यूशन ये है कि भारत के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनका सेपरेट बजट है साइबर सिक्योरिटी, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, इनका एक सेपरेट बजट है। और कई कंट्रीज हैं जैसे सिंगापुर, कोरिया, इजराइल, इनका भी साइबर सिक्योरिटी बजट रहता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं सिंगापुर, कोरिया और इजराइल का, सिंगापुर का 8% ऑफ देयर आईटी बजट, कोरिया का 10%, इजराइल का 10%। यानी जितना भी ये लोग अपने आईटी पे खर्च करते हैं उसका 10% ये साइबर सिक्योरिटी पे खर्च करते हैं। इसी तरह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हरियाणा का भी लगभग 10% ऑफ देयर आईटी बजट साइबर सिक्योरिटी के लिए रखा है। इस तरह से भारत के बाकी राज्यों को भी करना चाहिए। जो उनका बजट है उसमें एक सेपरेट एलोकेशन साइबर सिक्योरिटी के लिए होना चाहिए। फिर भारत को चाहिए कि एक साइबर रेडीनेस इंडेक्स हो जिसमें जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हैं आपस में compete करें, राइट? कि जैसे हमारे बाकी इंडेक्स होते हैं, जैसे स्वच्छ सर्वेक्षण होता है, तो उसमें जो राज्य हैं या जो सिटीज हैं वो compete करते हैं आपस में कि किसकी स्वच्छता ज़्यादा है। तो इसी तरह से साइबर रेडीनेस इंडेक्स भी होना चाहिए। फिर भारत जो है उसको ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी डायलॉग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए। हमें बुदापेस्ट कन्वेंशन को भी सेफ गार्ड्स के साथ अडॉप्ट करना चाहिए, साइन करना चाहिए। हमें नई नई साइबर पॉलिसी चाहिए। आप हैरान होंगे जान के, जो पुरानी साइबर पॉलिसी है 2013 की है, आउटडेटेड है एकदम, और उसके बाद से नई आई नहीं है। तो हमारी जो नई साइबर पॉलिसी है 2020 से 2025, उसका ड्राफ्ट कब से तैयार है लेकिन उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। इनफैक्ट 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से जो भाषण दिया था उसमें इस बात का जिक्र किया कि साइबर सिक्योरिटी जो हमारी पॉलिसी है वो जल्दी आ जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं आई है, 6 महीने हो चुके हैं। भारत में कोई साइबर यूनिवर्सिटी नहीं है। हालांकि बहुत सारे भारत में कॉलेज हैं जो यूजी पीजी कोर्सेज दे रहे हैं, लेकिन वो सर्टिफिकेट बेस्ड ज़्यादा हैं और स्किल बेस्ड कम है। तो डेडिकेटेड साइबर यूनिवर्सिटी नहीं है एक वर्ल्ड लेवल की। उसके बाद हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना चाहिए। एक फ़ायदा हमें ये है कि बहुत सारी साइबर सिक्योरिटी कंपनियां हैं जैसे सिस्को, क्राउड स्ट्राइक, लूसिडियस, फायर आई, सिमेंटेक, जिनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब्स हैं इंडिया में, खासतौर पे हैदराबाद में। तो उनका हमें फ़ायदा लेना चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का फ़ायदा लेना चाहिए, साइबर यूनिवर्सिटी को खोलना चाहिए, साइबर पॉलिसी जल्दी से जल्दी भारत को चाहिए। सो ये था हमारा साइबर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का एक ओवरव्यू। अब आप इसके बाद अपना कोई भी ऐसे बहुत अच्छे से लिख पाएंगे, आप इसको बाकी चीज़ों से भी कोरिलेट कर पाएंगे। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगला जो वीडियो है वो अगेन डिस्क्रिप्टिव के ऊपर मैं बनाऊंगा, तो इस पे आपको भी जो है एक ऐसे लिखना है 200 वर्ड्स में और नीचे कमेंट्स में पोस्ट करना है। मैं खुद चेक करूंगा और आपको सुधार की जहाँ गुंजाइश है वो भी बताऊंगा। कोई अगर आपके दिमाग में टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं टच अप ऑन करूं, तो आप नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए। मैं उस पर समय की जैसे जैसे समय होगा मेरे पास उसके हिसाब से मैं ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।